आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट को लगाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य नाटक रूप है जो महाकाव्यों की कहानियों पर आधारित है। तो यह यक्षगान है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि यक्षगान कर्नाटक की एक पारंपरिक नृत्य नाटक कला शैली है और यह नृत्य संगीत, संवाद, वेशभूषा और मंच तकनीकों का एक अनूठा मिश्रण है। और अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी थीम आमतौर पर हिंदू महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत और पुराणों से ली जाती है और यह आमतौर पर रात के दौरान किया जाता है और कई घंटों तक चल सकता है और कभी कभी भोर तक चलता है। और इसमें जो कलाकार होते हैं रंगीन परिधानों और विस्तृत पगड़ियों से सजे होते हैं और यह कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम केरल का है और गरबा जो है गुजरात का एक लोक नृत्य है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि 29 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो यह निधि तिवारी को जो है नियुक्त किया गया था। तो इसमें जो अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि 29 मार्च 2025 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा निधि तिवारी को प्रधानमंत्री का निजी सचिव जिसे प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था और वह 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी हैं और नियुक्ति से पहले वह नवंबर 2022 से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में उप सचिव के रूप में कार्य करती थी। और निधि तिवारी वाराणसी की रहने वाली हैं और निजी सचिव का पद महत्वपूर्ण होता है जिसमें उच्चतम स्तर पर समन्वय, नीति सलाहकार और प्रशासनिक प्रबंधन शामिल होता है और उनकी नियुक्ति अनुभवी नौकरशाहों पर सरकार के भरोसे को दर्शाती है। और अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना जिला किस खनिज की खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यह जो पन्ना जिला है यह हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला अपने हीरे की खानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और पन्ना को हीरे का शहर भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश में देश की एकमात्र औद्योगिक पैमाने की हीरे की खदान मझगवां में स्थित है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड एनएमडीसी 1958 से मझगवां में इस मशीनीकृत खदान का संचालन कर रहा है और हीरे बिंद भूगर्भीय संरचनाओं से निकाले जाते हैं और स्थानीय लोग उथले गड्ढे खोदकर भी हीरे का तलाश करते हैं। पन्ना के अलावा मध्य प्रदेश कोयला, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे अन्य खनिजों से भी समृद्ध है, लेकिन हीरे के लिए पन्ना विशेष रूप से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्यूचर वारफेयर कोर्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। तो हाल ही में फ्यूचर वारफेयर कोर्स का जो है तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि तीसरा संस्करण 2 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में मनस्कसा सेंटर में शुरू हुआ था और यह 3 सप्ताह का कार्यक्रम 25 फरवरी 2026 तक चला और यह एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं के तत्वाधान में आयोजित किया गया था और यह कोर्स सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज के साथ साझेदारी में संचालित किया जा रहा है और पाठ्यक्रम में साइबर सूचना और संज्ञानात्मक युद्ध जैसे उभरते हुए युद्ध क्षेत्रों को समझना शामिल है और इसमें भारतीय नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के साथ साथ रक्षा उद्योग के विशेषज्ञ भी भाग लेते हैं और इसका उद्देश्य अधिकारियों को आधुनिक और भविष्य के युद्ध की जटिल चुनौतियों के लिए तैयार करना है। और अगला क्वेश्चन है कि लोथल का सिंधु घाटी स्थल जो अपने डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है किस राज्य में स्थित है।
तो लोथल का सिंधु घाटी स्थल जो अपने डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है वह गुजरात राज्य में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि सिंधु घाटी स्थल लोथल जो अपने गोदे यानी कि डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। और लोथल की खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी। और यह लोथल जो है भोगो नदी के तट पर स्थित था जो साबरमती की एक सहायक नदी है। और लोथल में मिला गोदी दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात गोदी में से एक माना जाता है। और यह प्राचीन काल में समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। और यहाँ से मोहरे, मिट्टी के बर्तन और आभूषण जैसी कलाकृतियाँ मिली हैं जो व्यापार के महत्व को दर्शाती हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक नहीं है। तो यह जो है उत्प्लावकता जो है नहीं है, बॉयंसी। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्प्लावकता जो है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है। वाष्पीकरण एक सतह की घटना है जो सतह क्षेत्र यानी कि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही तेज होगी। और पवन की चाल भी वाष्पीकरण को बढ़ाती है क्योंकि यह सतह के पास की नम हवा को दूर ले जाती है। और आर्द्रता ह्यूमिडिटी या हवा में नमी की मात्रा वाष्पीकरण की दर को कम करती है। और उत्प्लावकता जो है किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए या तैरते हुए पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल है जिसका वाष्पीकरण से सीधा संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के चतुर्विध उद्देश्य में मोक्ष का क्या अर्थ है। तो मोक्ष का अर्थ जो है आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन में 4 उद्देश्य पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इनमें से मोक्ष का अर्थ आध्यात्मिक स्वतंत्रता या मुक्ति से है। और यह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से अंतिम मुक्ति का प्रतीक है। और धर्म का अर्थ कर्तव्य और सदाचार है। और अर्थ का अर्थ धन और भौतिक समृद्धि की खोज है। और काम का अर्थ इच्छाओं और आनंद की खोज है। और मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2017 में किस भारतीय मॉडल को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था। तो यह जो है मानुषी छिल्लर को पहनाया गया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि नवंबर 2017 में भारतीय मॉडल मानुषी छिल्लर को मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया था। और वह हरियाणा की रहने वाली एक मेडिकल छात्रा थी। और प्रतियोगिता का आयोजन चीन के सान्या शहर में किया गया था। और मानुषी छिल्लर यह किताब जीतने वाली 6ठी भारतीय महिला थी। और लारा दत्ता ने 2000 में मिस यूनिवर्स का किताब जीता था। और हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का किताब जीता। और मिस वर्ल्ड का किताब भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कि हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा कथन है कि उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तीन में से सही कथन कौन सा है उसे पहचानिए। तो इनमें कथन ए और कथन बी जो है दोनों सही है। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि दोनों कथन ए और बी दोनों सही है। कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग ने 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और उन्हें व्यापक रूप से विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और हरित क्रांति ने उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों, सिंचाई और उर्वरकों के उपयोग के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि की। और इस पहल ने विशेष रूप से मेक्सिको, भारत और पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों में अकाल को रोकने में मदद की।
और बोरलाग को उनके काम के लिए 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? तो यह जो है उपाधियों का उन्मूलन है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है और उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 के तहत एक मौलिक अधिकार है जो समानता के अधिकार का हिस्सा है। और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 21 में है और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है और अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी लक्षित विकास हासिल की थी? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है अपनी लक्षित विकास हासिल की थी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया और इस योजना की अवधि 1992 से 1997 तक थी और योजना का लक्षित विकास दर 5.6% था जबकि वास्तविक विकास दर 6.8% रही। और यह योजना सफल रही क्योंकि इसने उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया और इसने मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित किया और यह योजना राव और मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड 110 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ विकसित करेगा? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में विकसित करेगा। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि NLC इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश में 110 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट विकसित करेगा और यह परियोजना नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड NCRTC के लिए विकसित की जा रही है और NLCIL केंद्रीय कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और परियोजना को 2025 में स्वीकृति पत्र LOA प्राप्त हुआ था और यह परियोजना अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रयासों का हिस्सा है और NCRPC केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के डट में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख है और इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पदों का उल्लेख है और यह अनुच्छेद लोकसभा को अपने सदस्यों में से जल्द एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 91 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्षता या अन्य व्यक्ति की शक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 90 उपाध्यक्ष के पद से हटने या पद छोड़ने या हटाने जाने से संबंधित है और अनुच्छेद 92 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान पीठासीन अधिकारी न होने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत डट के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो यह भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है और यह सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा भी है और पाकिस्तान के साथ है भारत की सीमा लगभग
3323 किलोमीटर लंबी है और नेपाल के साथ सीमा लगभग 1751 किलोमीटर और श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जिसकी भारत के साथ समुद्री सीमा है। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र और उत्तराधिकारी था और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की और शुंग वंश का शासनकाल मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आया और शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी और उन्हें 1976 में उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार मिला था और वह एक प्रसिद्ध बंगाली लेखिका थी और यह पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। और महाश्वेता देवी को 1996 में, अमृता प्रीतम को 1982 में कागज ते कैनवास के लिए और कुर्रत लैन हैदर को 1989 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं आता है? तो जो किसी प्रतिष्ठान का वेतन जो है समष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं आता है। कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के कुल प्रदर्शन जैसे राष्ट्रीय आय, कुल निवेश और कुल खपत का अध्ययन करता है और किसी प्रतिष्ठान का वेतन व्यष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में आता है जो व्यक्तिगत फर्मों और घरों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। राष्ट्रीय आय, कुल निवेश और कुल खपत व्यापक आर्थिक संकेतक है और व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत बाजार की गतिशीलता, मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्णय पर केंद्रित है।